गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारकों में गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ रहे हैं और गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय, गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों पर या उनके व्यक्तित्व पर जो प्रभाव थे, इसके अलावा राजनीतिक वसीयतनामा गोखले का मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में, राजनीतिक विचारों के बारे में। चूँकि हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, तो हम जिस भी इसमें पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में बात करते हैं, तो राजनीति के विषय में राजनीतिक विचार जो गोखले ने दिए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, गोखले के जो राजनीतिक विचार थे उनमें उन्होंने उदारवादी आग्रह पर जोर दिया। उसका कारण ये था कि जिस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया, उस समय भारत में पश्चिमी उदारवाद के प्रति आकर्षण नज़र आने लगा था। पश्चिमी उदारवादी मूल्यों के आलोक में भारतीय बुद्धिजीवी भारत के राजनीतिक उत्थान और सामाजिक व आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में सोचने लगे थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और राणा डे आदि भारतीय उदारवादी नेता थे और गोखले ने इन्हीं की जो विचार परंपरा थी उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। उदारवादी मूल्यों जैसे जनता की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा का आदर, विधि का शासन, नियंत्रित सरकार, समता व न्याय में गोखले की गहरी आस्था थी और वे इस बात से बहुत प्रभावित थे कि ब्रिटिश शासन पद्धति में शासकों व जनता दोनों का दृष्टिकोण व व्यवहार इन्हीं मूल्यों से अनुप्राणित था। इसके अतिरिक्त वे भारत की जनता में इन मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना चाहते थे, जिससे कालांतर में भारत की जनता अपने आत्मनिर्णय के अधिकार का वास्तविक प्रयोग कर सके। इसके साथ ही गोखले ब्रिटिश शासन से यह अपेक्षा करते थे कि वह उन उच्चतर मूल्यों को भारतीय शासन व्यवस्था में लागू करें जो ब्रिटिश शासन पद्धति का मूल आधार माने जाते थे। इस प्रकार गोखले उदारवादी ब्रिटिश जो विचार थे उनसे बहुत हद तक प्रभावित थे और उनसे प्रभावित होकर के वो भारत में इन्हीं मूल्यों को लागू करना चाहते थे ताकि भारतीय अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके और अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपना स्वयं का विकास कर सके। नंबर 2 पर बात आती है ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण की। जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए एक दिव्य वरदान था। उन्हीं के भांति, मतलब रानाडे की भांति ही गोखले भी यह स्वीकार करते थे कि ब्रिटिश संपर्क के कारण ही भारत को लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त हुआ है। वे संवैधानिक सुधारों के माध्यम से ब्रिटिश संवैधानिक पद्धति को भारत में अपनाए जाने पर बल देते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि समुचित शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता के द्वारा कालांतर में भारतीय शासन और प्रशासन का स्वयं संचालन करने में समर्थ हो जाएंगे। गोखले उदारवादी लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थाओं को भारत में विकसित करने के पक्ष में थे और वे भारतीय जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए क्रमिक सुधारों और संवैधानिक साधनों के प्रयोग पर बल देते थे। उनका अटूट विश्वास था कि क्रमिक संवैधानिक विकास के मार्ग पर चलकर और इंग्लैंड के सकारात्मक मार्गदर्शन के अधीन भारत में राजनीतिक विकास किया जा सकता है। उनका कहना था कि भारतीयों के स्वतंत्रता के अधिकार के सैद्धांतिक उद्घोष से भारतीयों के स्वशासन के अधिकार को प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता था। उनके अनुसार भारतीय जनता स्वशासन के लाभ तभी उठा सकती थी जबकि वह संवैधानिक संस्थाओं, उदारवादी मूल्यों और पश्चिमी शिक्षा पद्धति से भलीभांति परिचित हो। इसीलिए गोखले भारत में पश्चिमी शिक्षा तथा यूरोपीय राजनीतिक संस्थाओं के प्रसार व विकास को आवश्यक मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले की ब्रिटिश लोगों की न्यायप्रियता में गहरी आस्था थी और वे ये मानते थे कि अंग्रेज भारत के शासन को एक ट्रस्ट के रूप में संचालित कर रहे हैं तथा इस प्रकार वे भारत की जनता की उन्नति
के नैतिक दायित्व का पालन कर रहे हैं। उनका यह भी विश्वास था कि भारतीय जनता संगठित और जागरूक होकर संवैधानिक साधनों के माध्यम से यदि ब्रिटिश सत्ता का ध्यान अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों से जुड़े हुए प्रश्नों पर आकृष्ट करे तो ब्रिटिश सरकार निश्चित रूप से भारत में प्रशासनिक, राजनीतिक व आर्थिक सुधारों को लागू करेगी ताकि कालांतर में भारतीय अपना भाग्य स्वयं निर्धारित कर सके। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए गोखले ने लिखा, इस शासन का उद्देश्य इंग्लैंड का लाभ नहीं अपितु भारत का नैतिक और भौतिक कल्याण था। अंग्रेज भारत में एक शासक जाति नहीं बनना चाहते थे, वे भारत की जनता की इस प्रकार सहायता करना चाहते थे कि वह दृढ़ता से समानता की स्थिति की ओर बढ़ सके और कालांतर में उच्चतर पाश्चात्य मूल्यों के अनुरूप स्वयं अपना शासन चलाने में समर्थ हो सके। इस प्रकार गोखले की यह मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन भारत में वास्तव में एक नैतिक नाश के रूप में कार्य कर रहा है। वे ब्रिटिश सरकार द्वारा उदार और विवेक सम्मत नीतियों के पक्षधर थे। उन्होंने स्वीकार किया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परंपरागत आधार पर चुनौतीहीन और प्रतिरोधहीन समर्पण की अपेक्षा करना व्यवहारिक नहीं था और वे भारत से मधुर संबंध बनाए रखने के लिए ब्रिटेन का भारतीय जनता की आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक था। उनका कहना था कि भारत में स्वशासन की संस्थाओं के विकास के माध्यम से ही ब्रिटिश जनता के प्रति भारतीयों की कृतज्ञता और सौहार्द की भावना जारी रह सकती थी। गोखले का कहना था कि भारत में प्रशासन को विधि के शासन की धारणाओं के अनुरूप ही चलाया जाना चाहिए और उसे राष्ट्रीय भावनाओं तथा देश के भौतिक और नैतिक हितों के प्रति समर्पित रखा जाना चाहिए था। सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन का उच्चतर उद्देश्य मेरे मत में यह है कि हमें शनै शनै और सुनिश्चित रूप से देश के प्रशासन में भागीदारी दी जाए ताकि कालांतर में प्रशासन वास्तविक रूप से हमारा हो जाए। इस प्रकार गोखले ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था कि वे भारतीय जनता के हितों और आकांक्षाओं के मूल्य पर ब्रिटिश शासन के पक्षधर नहीं थे। उनका विश्वास यह तो था कि ब्रिटिश शासन के रहते भारतीयों के हितों की पूर्ति में सहायता नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन की ऐसी किसी भी नीति का समर्थन नहीं किया जो भारत की आकांक्षाओं से असंगत हो या उनसे मेल नहीं खाती हो। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लॉर्ड कर्जन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि हमें यह अनुभव कराया जाना आवश्यक है कि हम पर शासन कर रही सरकार विदेशी व्यक्तियों की है, किंतु उसकी प्रकृति राष्ट्रीय है। सरकार भारतीय जनता के कल्याण को सर्वोपरि मानती है। वह भारतीयों की गरिमा को किसी अंग्रेज की गरिमा जितनी ही पवित्र मानती है तथा अपनी समस्त क्षमताओं और साधनों को भारतीय जनता के नैतिक और भौतिक हितों की पूर्ति के लिए समर्पित कर देने के लिए तत्पर है। इस प्रकार गोखले संकीर्ण साम्राज्यवाद और जातिगत अहंकार के घोर विरोधी थे। वे ऐसे पवित्र साम्राज्यवाद के समर्थक थे जो साम्राज्य के प्रत्येक सदस्य को उसके लाभ और सम्मान समान रूप से उपलब्ध करा सके। इस प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले अंग्रेजी शासन की छत्रछाया में भारतीयों के एक ट्रेनिंग की बात तो करते हैं कि भारतीय इससे ट्रेंड हो जाएंगे, इससे अभ्यस्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार से उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। आगे नौकरशाही की अधिकार प्रवृत्ति का विरोध करते हुए गोखले कहते हैं कि नौकरशाही की अधिकारवादी भूमिका बहुत जनता के हितों के अकॉर्डिंग नहीं है। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय हितों की उपेक्षा करके साम्राज्यवादी हितों के प्रोत्साहन और भारत के आर्थिक संसाधनों के ब्रिटेन को हो रहे बहाव के लिए नौकरशाही की प्रवृत्तियां व्यापक रूप से उत्तरदायी थी। उनका कहना था कि अधिकारी तंत्र की भारतीय जनता के हितों के प्रति संवेदनहीनता के कारण ही भारत की जनता ब्रिटिश शासन के अधिकांश लाभों से वंचित हो रही थी। गोखले ने प्रशासन के विद्यमान अधिकारी तंत्रीय स्वरूप को परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिकाधिक उदार बनाया जाना उचित माना ताकि प्रशासन में भारतीय जनता को सार्थक भागीदारी दी जा सके।
साथ ही उन्होंने यह अनुभव किया कि सत्ता पर अधिकारियों का एकाधिकार होने के कारण ही ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों की न्यायसम्मत आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। मतलब नौकरशाही के जो लोग थे वे भारतवासियों के साथ में संवेदनहीन बर्ताव कर रहे थे और संवेदनहीन बर्ताव की वजह से भारतीयों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। राष्ट्रवाद की बात करते हुए गोखले कहते हैं कि उनके गोखले का भारतीय राष्ट्रवाद में बहुत विश्वास था और वे ब्रिटिश शासन के प्रति समर्थन का दृष्टिकोण तो रखते थे, लेकिन फिर भी भारतीय राष्ट्रीयता का निषेध वे नहीं करते थे। उनके राजनीतिक यथार्थवाद में महान राष्ट्रवादी होने के सूत्र मिलते हैं। वे भारतीय जनता के स्वाभिमान के प्रखर प्रवक्ता थे। वे ऐसी किसी भी स्थिति की परिकल्पना नहीं कर सकते थे जिससे कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों को शासित जाति समझा जाए। वे भारत ब्रिटिश संपर्क को गरिमापूर्ण समानता के आधार पर कायम करने के पक्षधर थे और वे ब्रिटिश संपर्क के पक्षधर केवल इसलिए थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में भारत की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए मेरी आकांक्षाएं अनंत और असीमित है। मैं अपने देश में देशवासियों के लिए उसी स्तर और सम्मान की अपेक्षा करता हूँ जो किसी भी दूसरे देश में वहाँ के देशवासियों को प्राप्त हो। मेरी आकांक्षा है कि मेरे देश के स्त्री पुरुषों को उच्चतम स्तर तक विकास के अवसर प्राप्त हों और उनकी उन्नति के प्रयासों में बाधाएं, प्रतिरोध और अप्राकृतिक प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। साथ ही वो कहते हैं कि मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरी यह जो आकांक्षा है वह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहकर पूरी हो सकती है। ब्रिटिश शासन के प्रति उनका भक्ति भाव आत्मसम्मान रहित समर्पण का भाव नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी भक्ति, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित थी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि ब्रिटेन के समर्थन में उनकी नीति का यह अनिवार्य पक्ष है कि वे सरकार द्वारा किए गए किसी भी गलत कार्य के विरुद्ध पवित्र अंतःकरण से उपलब्ध सारे संवैधानिक साधनों के माध्यम से संघर्ष कर सके। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के प्रति उनका समर्पण है, उनका भक्तिभाव है, लेकिन ये जो उनके प्रति जो भक्तिभाव है वो इसलिए है कि मैं अपने भारत से प्रेम करता हूँ, मैं अपने भारत का डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, मैं अपने भारतीयों को उनके अधिकार दिलाना चाहता हूँ। वे भारत के उज्जवल और गरिमामय अतीत के लिए बहुत हद तक प्रयत्नशील थे। इसके साथ ही भारत की प्राचीन सभ्यता, उन्नत विचारों, उत्कृष्ट दर्शन और साहित्य पर भी वो बहुत गर्व करते थे। वे मानते थे कि भारत का स्वर्णिम अतीत ही भारत के भावी विकास का आधार बन सकता है। लेकिन साथ में ये ज़रूरी था कि हम जो उदारवादी मूल्य हैं, पश्चिमी उदारवादी मूल्य हैं, उन उदारवादी मूल्यों को भी ग्रहण करें, तभी हम भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिला सकते हैं और दूसरी बात अपने भारत का विकास भी कर सकते हैं। उनका कहना ये था कि भारत के पास एक बहुत शक्तिशाली समृद्ध परंपरा रही है। हमारा जो अतीत है वो बहुत ही गौरवपूर्ण अतीत है। उस गौरवपूर्ण अतीत को साथ में मिला करके हमें जो नए परिवर्तन हुए हैं, आधुनिक परिवर्तन हुए हैं, उन आधुनिक परिवर्तनों को अपने विचारों में अपनाना होगा, जिससे जनता को सर्वांगीण उन्नति के अवसर प्राप्त हो और वह दुनिया के किसी भी दूसरे देश की जनता के समान स्तर पर आत्मविश्वास पूर्वक खड़ी हो सके। इसी कारण गोखले के लिए राष्ट्रीयता एक भावना नहीं थी, अपितु एक पवित्र कर्तव्य थी, जो कि उन्हें वह सब कुछ करने के लिए प्रेरित करती थी जो देश के विकास के लिए आवश्यक हो। इसी कारण ब्रिटिश शासन के समर्थन के कारण भी उनके मन में कोई अपराध भाव नहीं था, क्योंकि उनका मन यह स्वीकार करता था कि भारत की जनता की भलाई इसी में निहित है। गोखले की राष्ट्रीयता में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं और यूरोप में प्रचलित उदारवादी मूल्यों को स्वीकार करते समय भी उनके मन में कोई हीन भावना नहीं आती थी, बल्कि वे ये मानते थे कि राष्ट्र निर्माण के पवित्र कार्य में प्रेरणाएं और वैचारिक संबल पूर्व और पश्चिम के भेदभाव के बिना ही प्राप्त किए जाने चाहिए। इसीलिए उनका ये मानना था कि भारतीयों की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा को दूर करने के लिए वे भारत की जनता में
तत्परता, संकल्प और त्याग वृत्ति को भारतीय राष्ट्रीयता का आधार बनाना चाहते थे। साथ ही भारतीय जनता का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास कराने के लिए तत्पर थे। स्वशासन की धारणा की बात करते हुए गोखले कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाने का भाव नहीं है, बल्कि वे इसको उचित भी मानते थे और व्यवहारिक भी कि साम्राज्य के अधीन ही एक सम्मानित देश के रूप में भारत का स्थान सुनिश्चित किया जाए। मतलब कि हम ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही अपना स्थान सुनिश्चित करें। इस दृष्टि से, इस हिसाब से उनके स्वशासन की धारणा का लक्ष्य साम्राज्य के अधीन स्वशासन तक सीमित था। इसीलिए वे भारत के शासन को भारतीयों द्वारा चलाए जाने के लिए सभी प्रकार के संस्थागत, राजनीतिक व आर्थिक सुधारों के प्रबल पक्षधर थे। स्वराज्य व भारत की जनता की स्वतंत्रता की उनकी धारणा का मर्म एक राज्य के रूप में भारत की संप्रभुता में नहीं, अपितु अपनी गतिविधियों को स्वयं निर्धारित और संचालित करने की भारत की जनता की क्षमता में निहित था। मतलब गोखले की जो स्वशासन की धारणा थी, उस स्वशासन की धारणा में गोखले चाहते थे कि हम अंग्रेजी शासन के छत्रछाया में रहकर अपना स्वयं का शासन करें। मतलब उन्हें संप्रभुता से नहीं, अपितु अपना कार्य स्वयं कर पाने में सक्षम होने में ज़्यादा विश्वास था। गोखले क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। वे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी थे। उनका राजनीतिक यथार्थवाद ये कहता था कि भारत के स्वराज्य की कामना की पूर्ति तात्कालिक नहीं की जा सकती, बल्कि क्रमिक सुधारों के द्वारा की जा सकती है। वे जनता की राजनीतिक जागृति तथा राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि को इन सुधारों की पूर्व शर्त मानते थे और उनका सुधारवादी दृष्टिकोण उन्हें वर्तमान और निकटगामी भविष्य पर दृष्टि रखते हुए धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता था। वे इस बात के लिए सजग थे कि भारत की जनता की तात्कालिक आकांक्षाओं का अर्थ यही नहीं था कि केवल उनकी पूर्ति से भारत में राजनीतिक और आर्थिक विकास की यात्रा को पूर्ण हुआ मान लिया जाए, बल्कि वे क्रमिक सुधारों और उनके साथ साथ होने वाले जनता के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण को भारत के स्वर्णिम भविष्य की सुदृढ़ नींव बनाना चाहते थे। इसीलिए वे सुधारों के आग्रह को सैद्धांतिक दृष्टि से पूर्ण नहीं मानते थे, बल्कि वे उसे एक व्यवहारिक लक्ष्य मानते थे और कामना करते थे कि जनता चरित्र, क्षमता, संगठन और त्याग वृत्ति के विकास के द्वारा इन सुधारों के मार्ग पर चलकर स्वराज्य को अर्जित कर लेगी। गोखले के सुधारवादी दृष्टिकोण का एक सहज परिणाम था कि वे ऐसे क्रांतिकारी नहीं थे जो सर्वथा नवीन राजनीतिक प्रणाली की स्थापना की कल्पना करें, बल्कि वे ऐसे आदर्शवादी थे जो यथार्थ के ठोस धरातल पर विद्यमान विकृतियों का दृढ़ता से प्रतिकार और निवारण करते हुए विद्यमान व्यवस्था को ही एक यथासंभव निर्दोष स्वरूप प्रदान करने के लिए कटिबद्ध थे। गोखले का संवैधानिक साधनों में गहरा विश्वास था। वे कहते थे कि राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों को अपनाया जाना चाहिए। आंदोलन और संघर्ष की पद्धति को गोखले ने ऐसे साधनों द्वारा किए जाने वाले आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जिसमें वांछित परिवर्तन संवैधानिक प्राधिकारियों के कृत्यों के माध्यम से किए जा सके। मतलब कि वे आंदोलन की ऐसी पद्धति का समर्थन करते थे जिसके द्वारा सत्ता की वैधता को चुनौती नहीं दी जानी हो, अपितु उसे संचालित कर रहे लोगों के विवेक को जागृत करके उन्हें जनता की न्यायसम्मत आकांक्षाओं का आदर करने के लिए प्रेरित किया जाना हो। इस दृष्टि से गोखले का जो संवैधानिक साधनों की परिभाषा थी वो बहुत व्यापक थी। वास्तव में गोखले ने ब्रिटिश सरकार के प्रति आंदोलन की जो शैली अपनाई उसमें आग्रह, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, विचार विमर्श और रचनात्मक आलोचना आदि सम्मिलित थे। वे राजनीतिक विरोधी, राजनीतिक भिक्षा, मतलब उनके जो विरोधी थे वो उन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे, लेकिन गोखले ये कहते थे कि यह भिक्षावृत्ति नहीं है अपितु नैतिक आग्रह है। और आंदोलन की इस शैली को गोखले की आस्था के नैतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वे ये कहते हैं कि मतलब उनका संवैधानिक साधनों के प्रति जो विश्वास है वो उनकी सदाशय आस्था पर आधारित था
और वे ये जानते थे, मतलब उनका कहना ये था कि ब्रिटिश लोग स्वभावतः न्यायप्रिय और स्वतंत्रता प्रेमी हैं और वे भारतीय जनता की आकांक्षाओं के प्रति भी जागरूक हैं, क्योंकि अंग्रेज जाति जो है वो न्यायनिष्ठ जाति है, स्वतंत्रता प्रेमी है और इसीलिए उनका जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोण है। गोखले ने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मुलाकात की और इसीलिए उनका जो विश्वास था वो विश्वास दृढ़ था। उनका कहना ये था कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय जो है वो ब्रिटिश जाति के जीवन मूल्य हैं और इसीलिए संवैधानिक साधनों के प्रति गोखले की गहरी आस्था थी। उनका कहना ये था कि हिंसक साधनों को अपनाने अथवा सरकार के विरुद्ध विद्रोह भड़काने से केवल घृणा, प्रतिहिंसा और प्रतिशोध ही बढ़ेगा और उस समय भारतीय जनता इतनी सक्षम नहीं थी कि वह ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर सकती। इसीलिए गोखले ऐसे साधनों को अनुचित मानते थे जिससे भारतीय जनता के सामने पहले ही घोर कष्ट थे और अगर भारतीय जनता प्रतिरोध के हिंसक साधनों को अपनाएगी तो शासन जो है वो और अधिक दमनकारी हो जाएगा और अधिक दमनकारी जब शासन होगा तो भारतीय जनता को उसको भोगना पड़ेगा। वे समझते थे कि आग्रहों, तर्कपूर्ण मांगों और सकारात्मक आलोचनाओं के माध्यम से शासकों के सद्विवेक को जागृत करके सुधारों का ऐसा स्वरूप दिया जा सकता है जिससे जनता आत्मसम्मान के साथ साथ आत्मनिर्भरता के मार्ग पर एक एक कदम बढ़ाते हुए स्वशासन को प्राप्त कर लेगी। इसीलिए उनका कहना था कि यदि हम दृढ़ता, स्पष्टता और जागरूकता से यह समझते हैं कि कोई कानून गंभीर रूप से अन्यायप्रद है और प्रतिकार का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके लिए अंतरात्मा, आत्मसम्मान उनके भौतिक और तात्कालिक हितों से अधिक महत्व रखते हैं, ऐसे अन्यायप्रद कानून का पालन करना अस्वीकार करके कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाने के अलावा अन्य कोई उचित मार्ग नहीं है। गोखले ने गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए जा रहे सत्याग्रह को समर्थन दिया और समर्थन देकर के कहा कि अन्याय के प्रति जो गांधी ने रास्ता अपनाया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। गोखले कहते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ और इसे व्यक्त करना आवश्यक समझता हूँ कि ट्रांसवाल की वर्तमान परिस्थितियों में गांधी जी द्वारा संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध न केवल उचित है अपितु समस्त आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तियों का परम दायित्व है। इसीलिए गोखले आंदोलन में संवैधानिक साधनों के प्रति उनका जो आग्रह था वो दुर्बलता, समर्पण और पलायन की प्रवृत्ति नहीं अपितु जनता की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने इस तरह के साधनों को अपनाया। गोखले स्वदेशी का समर्थन करते हैं किंतु बहिष्कार जैसे अतिवादी साधनों का विरोध भी करते हैं। गोखले रचनात्मक राजनीति के पक्षधर थे और स्वदेशी की भावनाओं को गोखले देशभक्ति का प्रतीक और पवित्र विचार मानते थे। उनके लिए स्वदेशी केवल आर्थिक शस्त्र नहीं था अपितु उसमें जनता की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा और आत्मसम्मान की चेतना की सकारात्मक अभिव्यक्ति निहित थी। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा, मातृभूमि के प्रति समर्पण जो कि स्वदेशी की भावना में पूर्णतः अंतर्व्याप्त है, एक ऐसा गंभीर और उत्कृष्ट भाव है कि उसका विचार मात्र व्यक्ति को आह्लादित कर देता है और उसके वास्तविक स्पर्श से व्यक्ति अपनी तुच्छता के भाव से मुक्त होकर अपने स्वयं के महत्व के प्रति जागरूक हो जाता है। आज भारत की सर्वोपरि आवश्यकता है कि स्वदेशी के प्रति समर्पण के इस मंत्र के प्रत्येक व्यक्ति के मन में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, राजा हो या किसान हो, संचारित किया जाए। वे स्वदेशी के आर्थिक पक्ष से भी सहमत थे। उनकी मान्यता थी कि स्वदेशी के माध्यम से भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा और भारतीयों में ऐसी भावना भी जागृत होगी कि वे एक दूसरे की आर्थिक समस्याओं को हल करने में सहयोग करेंगे। गोखले स्वीकार करते थे कि इसके माध्यम से मतलब भारतीयों को अपने उद्योगों को
सामने लाने का अवसर मिलेगा। वे स्वदेशी को अब व्यवहार में अपनाने के लिए एक 4 सूत्री कार्यक्रम की बात भी करते हैं। वे कहते हैं कि भारत के आर्थिक हितों को अग्रसर करने के लिए भारत तथा अन्य देशों की आर्थिक दशाओं का ठोस ज्ञान अर्जित किया जाए। भारतीय उद्योगपति देशी उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाएं। देश में तकनीकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा का विस्तार किया जाए। यथासंभव लोगों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाए और जनता में इस प्रवृत्ति के विस्तार के लिए व्यापक प्रचार का अभियान भी चलाया जाए। गोखले बहिष्कार से सहमत नहीं थे। वो स्वदेशी का सकारात्मक पक्ष से सहमत थे, लेकिन बहिष्कार से सहमत नहीं थे। बहिष्कार का विचार उनके मत में एक उग्र विचार था जो अपने आप में ही प्रतिशोध की भावना का संकेत देता है। गोखले कहते हैं कि विदेशी या परित्याग स्वदेशी को अपनाने का एक सहज परिणाम हो सकता है, किंतु बहिष्कार स्वदेशी के प्रति समर्पण का सहज परिणाम नहीं अपितु एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसीलिए गोखले कहते हैं कि हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। भारतीय जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आर्थिक आधार पे भारतीयों को सक्षम होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन उन्हें बहिष्कार को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि बहिष्कार नकारात्मक शब्द है और अगर हम बहिष्कार का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो आंदोलन है वो आंदोलन हिंसक हो जाएगा। इसके साथ ही गोखले व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन करते हैं। वे व्यक्ति के अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की जागरूकता के जबरदस्त समर्थक थे। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1889 में प्रस्तावित संशोधन में उन्होंने ऐसे प्रावधानों का जो जनता के अधिकारों को सीमित करते थे कड़ा विरोध किया। गोखले ब्रिटिश शासन के अधीन जनता के अधिकारों के अतिक्रमण से अत्यंत क्षुब्ध थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कहीं भी जनता के अधिकारों पर नियंत्रण रखने के संदर्भ में सरकार इतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी कि भारत में थी। जनता की अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता का उन्होंने दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। साथ ही साधनों की पवित्रता और राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात करते हुए गोखले ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों को और सार्वजनिक जीवन में साधनों की पवित्रता को अपनाया जाना चाहिए। पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पवित्र साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए। जब हमारे साधन पवित्र होंगे तभी पवित्र साध्य की प्राप्ति की जा सकती है। वे मानते थे कि राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम तभी बनाया जा सकता है जब उसमें सक्रिय लोग उच्चतर चारित्रिक और नैतिक क्षमताओं से युक्त हों और उनका एक लेवल हो, अपने साधनों को पवित्र रखे, पवित्र उद्देश्य रखे, तभी स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो राजनीति है राजनीति पर बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजनीति करने के लिए किसी भी प्रकार के साधन को अपना सके। जितना पवित्र साधन होता है उतना ही पवित्र साध्य होता है। तो पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए पवित्र साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव में गोखले की गहरी आस्था थी और उनकी मान्यता थी कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भारत में विभिन्न धार्मिक विश्वासों के लोग परस्पर एकता, सद्भाव व सहयोग की भावना से रहें। वे स्वयं धर्मपरायण हिंदू होते हुए भी अन्य धर्मावलंबियों के प्रति घृणा या वैमनस्य का भाव नहीं रखते थे। वे अपने आप को भारतीय कहलाना पसंद करते थे और एक सच्चे भारतीय के रूप में देश के उत्थान के लिए समर्पित होने की आकांक्षा भी वो रखते थे। उनका कहना था कि यह भारतीय राजनीति का एक ज्वलंत सत्य है कि राष्ट्र के रूप में भारत का तब तक कोई भविष्य नहीं हो सकता जब तक कि समस्त सार्वजनिक विषयों में दो बड़े समुदायों हिंदू व मुसलमान के मध्य सहयोग की भावना स्थायी रूप से विकसित नहीं हो जाती। उन्होंने मुस्लिम लीग द्वारा सांप्रदायिक तेवर जो अपनाए गए उनका कड़े शब्दों में विरोध किया। वे कहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना होना बहुत ज़रूरी है। ये जो धर्म जाति के नाम पे पूरे भारत को अलग अलग कर दिया गया है, हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं और वे अपने अपने हितों के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनका कहना ये था कि हमें
इन सांप्रदायिक आधार पे जो भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बांटने के बजाय एक साथ एकत्रित होकर के भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयत्न करने चाहिए, मिलकर प्रयत्न करने चाहिए। वे भारत को जाति संप्रदाय के आधार पर जो बांटने की बात है उसका पूरी तरह से निषेध करते हैं। अगली क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को गोखले के सामाजिक और आर्थिक विचार पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।